गवर्नमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब केंद्र सरकार का भी बजट या राज्य सरकार का भी बजट या आपके घर का भी बजट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार के लिए भी वही फार्मूला है जो राज्य सरकार के लिए है, वही फार्मूला सभी के लिए लागू होता है। तो आइए ज़रा एक बार फिर हम उसको देख लेते हैं। बजट कहते किसे हैं? तो हमने सिंपल सा इसके लिए आपको फार्मूला बताया था। बताइए बजट कहते किसे हैं? बताइए बजट किसे कहते हैं? हाँ, आय और व्यय। आय या व्यय के व्यवहार को बजट कहते हैं, ये भी बहुत सही है। तो बजट में दो चीजें होती है, एक होता है इनकम होता है या इसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं। नहीं दिख रहा है? आय या प्राप्ति ये होता है। और जब आपको आय की प्राप्ति होगी तो खर्च भी करेंगे आप, तो एक होता है हमारा खर्च या इसे हम व्यय कहते हैं। जिसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आय और व्यय जहां भी होता है वो बजट है। आपके घर में भी बनता है बजट, हर दिन बजट बनता है, हर महीने बजट बनता है। और आपको ये पता होता है कि आपके घर में एक महीने में कितना इनकम होता है, आपको ये भी पता है कि आपके घर में कितने खर्चे हैं। तो ये सब आपको भी पता है, वही देश के लिए होता है। तो आपके यहाँ एक महीने का बजट बनता है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार ये एक साल का बजट बनाती है। तो वही हमने देखा था। तो अब हम ये पता करेंगे कि सरकार का जो इनकम का सोर्स है, उस सरकार का इनकम का सोर्स कहाँ कहाँ से होता है। हर किसी का सोर्स, जो इनकम का सोर्स है वो बहुत लिमिटेड होता है। जैसे आपके यहाँ जो इनकम होगा तो बहुत लिमिटेड सोर्स होगा कि आपके यहाँ से कहाँ कहाँ से इनकम आ रहा है, बस 3 ही 4 जगह से इनकम आएगा। लेकिन खर्च के लिए अनेक रास्ते हैं, खर्च के लिए कोई सोर्स ही नहीं है। जितना आप सोच लिए उतना खर्च निश्चित है हो जाएगा। तो सरकार के भी आय की प्राप्ति 2 जगहों से होती है। कहाँ कहाँ से होती है आप बताइए? आप बताइए। सरकार की इनकम 2 जगहों से होती है। कहाँ कहाँ से होती है? एक होता है राजस्व आय होता है और दूसरा पूंजीगत आय होता है। राजस्व आय और पूंजीगत आय ये दोनों मिल करके सरकार के आय का काम करते हैं। ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। ये 2 इनकम के सोर्स है राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के। और 2 सरकार के आय के साधन है तो 2 ही सरकार के फिर व्यय के साधन होते हैं। सरकार के 2 व्यय के साधन है। हाँ बताइए आप बताइए कौन कौन सा व्यय होता है सरकार का? हाँ, राजस्व व्यय और एक होता है पूंजीगत व्यय होता है। गुड। तो ये होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 2 प्रकार के सरकार का इनकम होता है और 2 ही प्रकार से सरकार का खर्च भी होता है। अब ये सब इनकम के आने का तरीका अलग अलग है। कौन कौन सा तरीका है भाई? चलिए आप बताइए शुभम। राजस्व आय जो सरकार का इनकम होता है, ये जो भी टैक्स हमारे यहाँ सरकार लगाती है, टैक्स जितने भी प्रकार के टैक्सेस हैं उनसे जब सरकार का इनकम होती है उसे राजस्व आय कहते हैं। सिंपल सा ये जानना है आपको। जितने भी टैक्स से सरकार का इनकम हो रहा है
वो सब राजस्व आय होता है, वो सब रेवेन्यू होता है। तो आपको पता है हमारे यहाँ टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अभी डायरेक्ट टैक्स अभी चल रहा है, डायरेक्ट टैक्स लग रहा है। जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, उन पर डायरेक्ट टैक्स लग जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट पर हर व्यक्ति पर टैक्स लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनडायरेक्ट में अभी कितने प्रकार के टैक्स हैं भारत में भी? टोटल हमारे यहाँ 22 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे, लेकिन ये 17 प्रकार के जो टैक्स है उसको मिला करके जीएसटी बना दिया गया है। तो अब जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है सिर्फ अब 5 रह गया है, और एक जीएसटी टैक्स रह गया है। 6 टैक्स अब कुल मिला के रह गया है। तो इनडायरेक्ट टैक्स ये हो गया है, और रेवेन्यू में ये सब जाता है। लेकिन ये टैक्स के अलावे भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो सरकार के पास और जाती है पैसा। जैसे अगर आपसे परीक्षा के फॉर्म का पैसा लिया जा रहा है, तो ये सरकार का भी रेवेन्यू का एक साधन बनता है। तो ये सरकार के कौन से इनकम में जाएगा? इन दोनों में से तो राजस्व आय होगा। आपका जो फॉर्म का पैसा लिया जाता है, या अगर गाड़ी चलाते हुए आप पकड़े जाते हैं, हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, प्रदूषण का सर्टिफिकेट नहीं है, और पुलिस आप पे चार्ज लगा देती है, तो वो भी जितना सारा सब इनकम हो रहा है वो सब राजस्व आय कहलाएगा। तो टैक्स के अलावे जो फाइन आप पे लगाया जाता है, वो सारा का सारा इनकम का सोर्स सरकार के पास जाता है, तो वो सब राजस्व आय कहलाता है। ये सब फाइन लगाया जाता है। तो अभी आप बीच में सुने होंगे कि दोपहिया वाहन पर सरकार ने ऐसा टैक्स अभी लगाया था, बहुत धरपकड़ हो रही थी जब, कि बिना हेमलेट वालों को कितना देना पड़ रहा था फाइन? 10,000 या 5,000 देना पड़ रहा था। तो सरकार यही फाइन लगा रही थी। जब उसको टैक्स से इनकम नहीं हो रहा था, वो फाइन के माध्यम से वो इनकम कर रही थी। ऐसे ऐसे समय समय पर सरकार ये सब करते रहती है। तो ये राजस्व आय है। तो हमने बताया था आपको कि इस बार का जो बजट है 2000 कौन सा ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये जो अभी वर्तमान समय में जो हम लोग जी रहे हैं 2021 में नहीं जी रहे हैं, 2021-22 में जी रहे हैं। ऐसे हमें कहना है ये हमारा वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हम लोग 2021-22 में जी रहे हैं। तो सरकार 2021-22 के खर्चों के लिए आय के अनुमान लगा चुकी है कि हमारा यहाँ से और यहाँ से कितना इनकम होगा। तो इस बार टोटल कितना इनकम का सोर्स लगा रखी है सरकार ने? कितना सरकार को आने की उम्मीद है? हाँ, 34.83 लाख करोड़ आने की संभावना है सरकार को। यानी कि ये जो आय होने वाली है इस बार की बजट से, सरकार ने ये अंदाजा लगा लिया है कि हमें 34.83 लाख करोड़ इतना हमें आएगा, और इन दोनों से मिला करके आएगा, इन दोनों से मिला करके आएगा। उसके लिए राजस्व आय का लक्ष्य सरकार ने कितना रखा है कि यहाँ से हमको कितना आएगा? 17 लाख करोड़। हाँ, इसमें हमको रखा गया है कि 17 लाख करोड़ सरकार को यहाँ से जाएगा। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि राजस्व आय सरकार की कौन सी आय होती है, तो आपको बताना है कि देश में लगने वाले जितने भी सारे टैक्सेज हैं उनसे जो सरकार की इनकम होती है उसे राजस्व आय कहते हैं। अब दूसरा एक इनकम होता है पूंजीगत आय, कैपिटल रिसिप्ट्स। ये हम किसे कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स किसे कहते हैं बताइए? पूंजीगत आय हम किसे कहते हैं? जैसे कि इसमें ये होता है ना, जैसे कि इसमें जैसे पब्लिक सेक्टर है, जैसे कि हम कोई विदेश से कोई मतलब कंपनी आती है तो हाँ। उसका भी लगाया जाता है। चाहे कोई जैसे कि बड़ा बड़ा एयरपोर्ट ये सब होता है तो उसको भी आप बताइए। विनिवेश के द्वारा, विनिवेश के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट LIC हो जैसे। विनिवेश
कहने का मतलब है कि सरकार जब अपनी परिसंपत्ति या एसेट्स कम करती है, यानी कि सरकार अपनी संपत्तियों को जब बेच देती है और उसके बाद जब इनकम होता है, वैसे इनकम को हम पूंजीगत आय कहते हैं। वैसी आय को हम पूंजीगत आय। कैसी आय को? जब सरकार के संपत्ति कम हो जाए और इसके बाद सरकार की इनकम हो जाए। जैसे आप लोग के सभी लोगों को जमीन जायदाद होती है, ज़रूरत पड़ने पर कभी न कभी बेच देते हैं, या ज़रूरत नहीं भी है तो फिर भी ऐश मौज करने के लिए भी ज़मीन बेच दिया जाता है। तो उस स्थिति में भी आपके यहाँ इनकम होती है। बाइक रखा हुआ है, बाइक बेच दिए, घड़ी है, घड़ी बेच दिए, गहना है, बेच दिए, यानी कि आपकी एसेट्स कम होना चाहिए, संपत्ति कम हो जाए, और फिर जब इनकम हो रहा है तो वैसे इनकम को हम पूंजीगत आय कहते हैं। तो सरकार हर साल लक्ष्य तय करती है कि इस साल हमको इतने करोड़ रुपया का सामान बेच देना है भारत का। तो मोदी जी इस बार भी लक्ष्य रखे हुए हैं, 1,75,000 करोड़ रुपए बेचने का उनका मूड है कि इस साल हम इतना बेच देंगे देश की संपत्ति को। पिछले साल उन्होंने 80,000 करोड़ रुपया रखा हुआ था लक्ष्य उनका कि पिछले साल हम उतना बेच देंगे, और उतना बेच भी दिए। इस बार भी वो लोग, उनको मन बढ़ गया कि बिक रहा है, तो इस साल भी मोदी सरकार ने 1,75,000 करोड़ रुपए का उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम इतना का बेच देंगे भारत को। जिसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ बिक्री जो हुआ है वो सिर्फ एयर इंडिया भी बिका है। एयर इंडिया 28,000 करोड़ रुपए में बिका है। अभी और बिकने की अभी प्रक्रिया चल रही है। LIC जो कंपनी सरकारी कंपनी था, उसको आधा बेचा जा रहा है, तो उससे कुछ सरकार को इनकम होगा। तो वो सारे जितने भी प्रकार के इनकम होगा वो सब पूंजीगत इनकम कहलाता है, पूंजीगत आय कहलाता है। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, जब सरकार उसमें से बेचती है अपनी हिस्सेदारी, तो उससे जब सरकार का इनकम होगा तो वो सब पूंजीगत आय कहलाएगा। फिर इसके बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। विदेशों से जब आती है कंपनियां हमारे देश में, यहाँ पर उद्योग लगाती है, सरकार को जब कुछ पैसा मिलता है, तो ये सारा का सारा इनकम पूंजीगत आय कहलाता है। तो सरकार ने इस साल यहाँ भी लक्ष्य रखा था 16 लाख करोड़ का कि यहाँ से हमको इनकम होगा। तो 16 लाख और 17 लाख मिल करके 34 लाख करोड़ रुपए का इस साल का हमारा बजट बना था। तो जब इतना बजट बन गया तो इतना अब खर्च करना भी है सरकार को, तो सरकार इतना खर्च करती भी है। तो दो प्रकार के खर्च भी होता है सरकार का, एक होता है राजस्व व्यय। अब राजस्व व्यय किसे कहते हैं बताइए आप? कौन से ऐसा खर्च है जिसे हम राजस्व व्यय कहेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे? हाँ, जहाँ जनता के कल्याण से जुड़ा होता है और इसको हर हाल में सरकार को खर्च करना ही करना है। वैसे खर्च कौन कौन से ऐसे खर्च हैं? हाँ, वेतन हर हाल में दिया जाना चाहिए, ये सरकार रोक नहीं सकती है। अगर सरकार रोक दिया तो देश वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा। कैसे जनता को फायदा नहीं होगा? अब मान लीजिए पटना जोन में जो ट्रेन चल रही है, सबका पेमेंट रोक दिया गया, तो कौन ड्राइवर ट्रेन लेके जाएगा? जो लोग सर है उसी को ना मिलेगा। सब लोग तो अब जनता के लिए तो जनता में तो हम लोग भी है ना। तो जनता जो एक गाड़ी चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, वो भी तो जनता है। सरकारी जॉब वाले को तो सरकारी जॉब वाले किसके लिए जॉब कर रहे हैं? वेतन सर बोल सकते हैं कि हाँ वेतन, हाँ वेतन है, जनता के लिए नहीं जनता के कल्याण के लिए है। जैसे मनरेगा योजना चल रहा है तो वो जनता के कल्याण के लिए ही तो चल रहा है। मनरेगा बहुत सब्सिडी जो आपको मिलता है, जो कोटा से 2 रुपये किलो चावल उठा के ले आ रहे हैं, ये सब्सिडी इसी में तो है। फर्टिलाइज़र है, सब्सिडी है, इसमें पेंशन है, फिर इसमें डिफेंस का जो सामान है, सेना जो हमारे देश में रक्षा कर रही है, इसके लिए जितना भी खर्चे हैं ये सब इसमें दिया जाएगा। यानी कि देश के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना देश चल नहीं सकता है, वहाँ जब खर्च होगा उस खर्च को हम राजस्व व्यय कहते हैं। तो
तो इसमें ये सारा चीज़ दिया हुआ है राजस्व व्यय में। तो सरकार इसके लिए कितना खर्च करने का प्लान कर चुकी है? सबसे ज़्यादा सरकार को यही खर्च होता है, 29 लाख करोड़ यहाँ खर्च होता है। अब सिंपल सा ये को देखिएगा, यहाँ पर राजस्व से सरकार को इनकम हो रहा है 17 लाख, लेकिन खर्च कितना कर रही है? 29 लाख। 10 लाख कितना हो गया? 12 लाख करोड़ रुपया यहाँ, ये 11 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा खर्च कर रही है। तो 11 लाख करोड़ रुपया घाटा होगा सरकार को, राजस्व घाटा होगा यहाँ पे 11 लाख करोड़ रुपए। अब सिंपल सा आपके मन में सवाल ये उठना चाहिए कि जब सरकार को जब राजस्व आय ही हो रहा है 17 लाख करोड़ रुपए, तो वो 29 लाख क्यों खर्च कर रही है? 17 लाख ही इसको खर्चा करना चाहिए था सरकार को, लेकिन 29 लाख ये क्यों खर्चा कर रही है? क्यों? क्योंकि जब पेमेंट हर कर्मचारी को हर साल पेमेंट बढ़ जाता है तो उस पर खर्च होगा ही होगा। हर साल डिफेंस पे खर्च बढ़ जाता है, हर साल कोई नया कोई राफेल विमान आ गया, तो कोई चीनू के हेलीकॉप्टर ले आया मोदी सरकार, तो ये सब पर हर साल कुछ न कुछ एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाता है। तो ये होता है, इसीलिए सरकार को जब ये खर्चा को पूरा करने के लिए सरकार यहाँ से ये टैक्स बढ़ा देती है। इसलिए आपको डीजल और पेट्रोल पे जो टैक्स लग रहा है वो इसी कारण से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार को वो घाटा पूरा करना है। तो जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो सब तो बोलेंगे ही कि सरकार, मोदी सरकार खराब है, गवर्नमेंट और अपना पेट भरने के लिए टैक्स लगा रही है। लेकिन अब आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग के पास लॉजिक होना चाहिए, और जब भी कोई अगर ऐसे बात करे तो आप समझाने का उसको प्रयास करें। हालांकि वो नहीं समझेगा, लेकिन आप समझाने का प्रयास करिए कि वर्तमान में जो गवर्नमेंट है डीजल और पेट्रोल पर क्यों इतना ज़्यादा टैक्स लगा रही है, बढ़ा रही है। अभी पेट्रोल 90 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये था, आज 106 रुपये पेट्रोल हो गया। क्यों हो गया है? तो सरकार यहाँ से टैक्स लगा करके और वहाँ उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहता है। मोदी जी के कोई अपना परिवार नहीं है कि वो सारा टैक्स लेकर के अपने घर पे जाके रखेंगे, और ना ही मोदी जी का कोई ब्लैक मनी जमा हो रहा है स्विट्जरलैंड में। वो इस देश के लिए ही कर रहे हैं, बस इसको लॉजिक को समझना है केवल। तो इस तरह से राजस्व व्यय यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद में पूंजीगत व्यय एक होता है। ये पूंजीगत व्यय का मतलब कहाँ पर सरकार खर्च करेगी, बताइए आप? हाँ बताइए। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये कहाँ पर सरकार खर्च करेगी? हाँ, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, जैसे रोड बनाना होगा, रेलवे बनाना है, और हॉस्पिटल बनाना है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है। यानी कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब सरकार खर्च करेगी तो वैसे खर्च को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। और इसके लिए सरकार इस साल के लिए कितना रखे हुई है लक्ष्य? 5 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी, इस पर पूंजीगत खर्च करेगी। तो जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो मोदी गवर्नमेंट हमेशा इसको कम करने के चक्कर में रहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के चक्कर में रहती है वो। लेकिन इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जरूरी है कौन? राजस्व व्यय है। लेकिन देश के विकास के लिए कौन सा खर्च करना जरूरी है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देश के विकास के लिए ये खर्च करना बहुत ज़रूरी है। आज अगर बिहटा में अगर IIT नहीं बनता, यहाँ पर एक रिफाइनरी यहाँ पे नहीं बनता, तो फिर बिहटा में लगता ही नहीं कि यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। तो देखिए IIT के बनने के बाद देखिए यहाँ पर कितना सारा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। पतूत वाले रोड में अगर जा कर के उधर देखिए तो एक से एक VIP होटल खुल गया है, उधर रेस्टोरेंट खुल गया है, एक से एक चीज़ें अब वहाँ पर बन रहा है।
तो यही होता है, सरकार जब कोई एक संस्था लाती है कहीं पर तो उसका चारों तरफ से विकास होना शुरू हो जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार को बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप बिहार में देखेंगे, बिहटा के ही आसपास में तो बहुत सारे हाईवे बन रही है। आप यहीं पर आरा की ओर जाएंगे तो 6 लेन की एक हाईवे बन रही है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें सरकार देश के विकास के लिए करती है। तो ये सब पैसा कहाँ से आएगा? सरकार को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करनी है तो यहाँ से पैसा सरकार को कहाँ से आएगा? तो इसके लिए यहाँ से फिर इनकम होता है। यहाँ वाली इनकम को सरकार यहाँ पर खर्च करती है। तो सरकार को जब IIT अगर बनाना है तो पैसा कहाँ से लाएगी? तो वही है, यहाँ पर कुछ बेचेगी सरकार, तब जाकर के नया चीज़ बनाएगी यहाँ पर। तो इसी को लोग कहते हैं कि मोदी सरकार रेलवे को बेच रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन वहीं पर सरकार कर रही है जहाँ से सरकार को 1 रुपया का इनकम नहीं हो रहा है और हर साल वहाँ घाटे में जा रही है। तो बहुत सारे हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है जो बंदूक बनाती है वो सब घाटे में जा रही है। तो अब सरकार वो भी निर्णय लिया है कि अब ये प्राइवेट वालों को दे देंगे, अनिल अंबानी को दे देंगे। अब वही AK-47 वही सब गन, वही सब मिसाइल बनाए। अब सरकार को अब घाटा हो रहा है। अमेरिका में आप चले जाइए तो अमेरिका में कोई भी सरकारी फैक्ट्री ही नहीं है वहाँ पे। हमारे यहाँ तो इसरो एक सरकारी संगठन है जो सैटेलाइट भेजता है, अमेरिका में वो भी नहीं है, सरकारी भी नहीं है। वो अब सारा का सारा प्राइवेट वाले भेज रहे हैं ऊपर में सैटेलाइट। जैसे अगर आप सुन रहे होंगे अभी तो एलन मस्क नाम का एक व्यक्ति है जिसका इलेक्ट्रिक कार एक टेस्ला नाम से कंपनी है, और वही अब जा करके सैटेलाइट भी भेज रही है कंपनी। वो सब प्राइवेट वाले वहाँ करते हैं, स्पेस एक्स। हाँ, तो इस तरह से अमेरिका में ये प्राइवेटाइजेशन है, कोई भी सरकारी है ही नहीं संस्थान वहाँ। तो वही राह पर मोदी जी भी चल रहे हैं कि देश को प्राइवेट के हाथों में सौंप दे वहाँ पर जहाँ सरकारी इनकम हो ही नहीं रहा है। अब रेलवे को अगर नहीं इनकम होगा, दिल्ली से अगर पटना के रूट में अगर इनकम नहीं होगा तो प्राइवेट वालों को दे देंगे कि ले जाओ, तेजस चलाओ, इसमें वंदे भारत सब चलाओ और खूब इससे पैसा निकालो सब। ऐसे सरकार करती है। तो उसी को कहा जाता है डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश। सरकार अपनी संपत्ति को बेच करके इनकम करती है और फिर उसी इनकम को फिर नए सिरे से देश में लगाती है। तो ये होता है। तो हर साल ये बजट बनता है, हर साल ये बजट बनता है। ये एक साल की कहानी नहीं है, हर साल की एक कहानी है। तो पिछले साल जो बजट बना था इससे कम का बना था, वो 30.42 लाख करोड़ का बना था। इस बार 34 लाख करोड़ का बना है। अगले साल जब फरवरी आएगा तो फिर इससे 34 लाख से हो सकता है 40 लाख करोड़ का बजट बनेगा। ऐसे ही बजट हर साल बनना है। अब इसमें अब आपको ये कल हमने पढ़ाया था आपको, और इसी में आपको बताया गया था घाटा। अब ये बताइए कि आप लोग के घर में भी कभी घाटा लगता है? किसी महीने आपको घाटा होता होगा, किसी महीने इनकम नहीं होता होगा। तो हमेशा सरकार का घाटा होता है, यहाँ सरप्लस कभी नहीं होता है सरकार का, हमेशा घाटे का बजट बनता है। तो अब सरकार घाटे के लिए कहाँ से फिर पैसा लेती है? उसके पास 3 सोर्स है सरकार को। या तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाएगा सरकार, या तो IMF से उधार लेगी सरकार, या तो फिर RBI से उधार लेती है। तो यही 3 जगहों से उधार लेगी सरकार, और उधार जब ले लेगी तो हर साल फिर उसको ब्याज भी चुकाना है सरकार को। तो ये चीज़ें होती है। तो इनकम और खर्च इन्हीं को मिला करके बजट बनता है। तो यही केंद्र सरकार की है, यही राज्य सरकार की है। अब आज जो आपको पढ़ना ये है कि ये जो 21-22 का जो बजट है, अब सरकार कहाँ कहाँ पर खर्च करने के लिए बजट बनाई हुई है। इनकम का सोर्स तो बहुत सीमित है सरकार का, आपके पास भी इनकम का सोर्स बहुत सीमित है। या तो आपके घर में नौकरी से पैसा आएगा, या तो खेत से, ज़मीन से, या फसल उपजा रहे उससे पैसा आएगा, या बालू माफिया से कुछ आएगा। आज नहीं आए हैं बालू माफिया हो तो बालू माफिया से कुछ आएगा।
या अगर चोरी करते हैं तो उससे इनकम आएगा, लेकिन ये तो कोई है नहीं, ये तो चोरी छिपे होता है, तो वो कोई इनकम है नहीं। डकैती डालेंगे, ये सब इनकम तो है नहीं, चल रहा है, फिर बंद हो गया। लेकिन हर किसी के पास इनकम का सोर्स बहुत लिमिटेड है, एक ही दो ऐसा सोर्स है जहां से आपको पैसा आएगा। लेकिन खर्च का सोर्स अनलिमिटेड होता है। जैसे आप अपने ही पर ले लीजिए, अगर आपको 1000 रुपये दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको उड़ा के आना है, अब देखिए आप जो चीज़ नहीं भी आप चाहते हैं उसमें भी आप खर्च कर लेंगे। 1 लाख के बदले अगर 1 लाख भी अगर आपको दे दिया जाए तो आप उसको खर्च कर डालेंगे, है ना। 20,000 का 25,000 का मोबाइल ले लेंगे और बहुत सारी चीज़ें ले लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि खर्च करने की कोई लिमिट नहीं है। उसी प्रकार से केंद्र सरकार की भी खर्च करने की लिमिट नहीं है, सरकार की अनलिमिटेड खर्च हो जाता है सरकार का। तो अब आपको जो एग्जाम में पूछेगा, ये तो थ्योरी हो गया है। एग्जाम में आपसे यहां से एक सवाल पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया जाएगा आपसे कि राजस्व व्यय किसे कहते हैं, या पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं, या राजस्व आय किसे कहते हैं, पूंजीगत आय किसे कहते हैं। एक परिभाषा आपसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे करके उसमें से एक पूछ लिया जाएगा। लेकिन जो इसमें से 5-6 सवाल जो अब पूछा जाएगा, वो अब ये पूछा जाएगा आपसे कि जो इस साल का जो बजट बना है, सरकार कहाँ कहाँ खर्च करने का लक्ष्य तय कर चुकी है इस साल। ये आपसे अब पूछा जाएगा कि इस साल मोदी गवर्नमेंट कौन कौन से सेक्टर में कितना कितना लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये आपसे हर बार यही सवाल पूछा जाता है कि इस साल कौन से सेक्टर में सरकार सबसे ज़्यादा खर्च करेगी। तो बस ज़्यादा नहीं, 8 से 10 ऐसे सेक्टर है जहां सरकार का फोकस रहता है, और वही 8 से 10 सेक्टर को आपको याद करना है। चूँकि ये एक बार याद करेंगे, फिर अगली बार भी 2022-23 का आएगा बजट, इसमें भी वही सेक्टर को फिर से याद करना है कि उसमें फिर अगले साल कितना एलोकेशन किया गया सरकार के द्वारा। फिर उसके बाद में 2023-24 में आएगा। तो हर साल ऐसे बजट पास होते रहेगा, हर साल हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ एलोकेशन होते रहेगा। और यही आपके इकोनॉमी है, यही अर्थव्यवस्था इसी से चलती है। तो जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे कि वर्तमान गवर्नमेंट क्या क्या कितना कितना वो कर रही है। तो वही चीज़ अभी हम आपको दिखाएंगे कि कितना कितना सरकार किस किस क्षेत्र में दिया हुआ है। तो ये नोट्स है, जरा इसको ले लीजिए, ये लीजिए, दे दीजिए कि सरकार इसको प्राथमिकता में रखती है सरकार कि ये कौन कौन सा सेक्टर है जो सरकार के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा है। पहला देखिए तो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसका मतलब आप समझते हैं, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन में न्यूनतम सरकार का मतलब सरकार अब अपना जो हस्तक्षेप है, इंटरफेयर है, बहुत अब कम करेगी और वो सब प्राइवेट वालों को सौंपते जाएगी। यही इसी को कहा गया है न्यूनतम सरकार, ये है बस। इसके बाद आपका है स्वास्थ्य और कल्याण। इस बार जो मोदी जी को झटका लगा है कोरोना वायरस ने, मोदी जी को ही नहीं पूरे दुनिया को ये झटका दिया है। तो इनको ध्यान में आ गया है कि हमारी जो सरकारी जो हॉस्पिटल है अब इसको सुधारना होगा, सरकारी हॉस्पिटल को सबसे ज़्यादा सुधारना होगा हमें। तो इस पर सरकार का ज़्यादा रोल है, ज़्यादा इस पर नज़र है सरकार को। फिर इसके बाद में है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। अवसंरचना का मतलब यही है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर देगी। इसके बाद है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी। आकांक्षी भारत के लिए इसको ऐसे समझना है कि पूरे भारत में सर्वे कराया गया कि पूरे भारत में कितने जिले हैं टोटल, पूरे भारत में, हाँ टोटल भारत में लगभग 730 जिले हैं। टोटल भारत में
लगभग में 730 जिले हैं। इन 730 जिले में से 112 ऐसे जिले हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा भूखमरी है। 112 जिले हैं। इस 112 जिलों को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, आकांक्षी जिला कहा गया है। और यहाँ के जो 112 जिले के जो डीएम हैं उनको स्पेशल टास्क दिया गया है कि आप अपने यहाँ पर गरीबी और भूखमरी को ख़त्म करिए, नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। ये मोदी जी ने 2018 में 112 आकांक्षी जिलों को पहचान किया उन्होंने कि 730 जिले में से 112 जिले एकदम गरीब हैं। बिहार के भी 8-10 जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल गरीब हैं। इन सबको पहचान करके और यहाँ स्पेशल यहाँ पर योजना चलाया जा रहा है कि यहाँ से गरीब को ख़त्म किया जाए, गरीबी को। उसी को आकांक्षी भारत कहा गया है। फिर इसके बाद में है मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना। ये मानव पूंजी क्या है? आप सभी लोग मानव ही हैं ना, मानव ही हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो आप में कौन ऐसा चीज का इन्वेस्ट किया जाए कि आप फिर से नया जीवन प्राप्त कर लेंगे? आप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ का किया जाएगा? सबसे ज़्यादा एजुकेशन का। इसी के बदौलत तो फिर कुछ कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपके एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, नई शिक्षा नीति अभी लाया गया है, इस पर सरकार का नज़र है। फिर है नव प्रवर्तन और अनुसंधान। नव प्रवर्तन का मतलब है क्या? इनोवेशन करना, नया नया आइडिया लाना, नया नया काम करना जहाँ पर जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जैसे बिहटा में यूपीएससी और बीपीएससी के कोई सेंटर नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान नहीं है। हमने इनोवेशन किया है, नया हमने रिस्क लिया है, यहाँ पर खोला है कि भाई बहुत सारे ऐसे प्रतिभाएं हैं जो दबी हुई है, निकलना तो चाह रही है लेकिन संसाधन उसको मिल नहीं रहा है। हमने रिस्क लिया, शुरुआत किया है और हमें ये जान के खुशी हो रही है कि आप सभी लोग आए हैं और आप लोग के भी मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा है कि अगर कोई हमें अगर संसाधन और गाइडलाइन अगर करे तो हम आगे जा सकते हैं। यही सोच करके आप लोग आए हैं और यही सोच करके हम भी यहाँ पर आए हैं कि हमें कोई ऐसे स्टूडेंट मिले जिनके मन में थोड़ी सी भी इच्छा हो तो हम उनके पूरी इच्छा को पूरा करेंगे। पूरे यहाँ पर वैसे पूरा राष्ट्रीय स्तर का जो आप लोगों के पास चाहिए वो सब चीज़ हम यहाँ पर व्यवस्था करेंगे। 2 से 4 से 5 महीने के अंदर अंदर डिजिटल बोर्ड हम लोग लगाएंगे। इसके बाद और भी बेहतरीन तरीके से कोई टीचर दिल्ली में पढ़ा रहा है, डायरेक्ट आप यहीं पढ़ लेंगे उनसे कांटेक्ट करके। वैसे हम यहाँ पर व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा व्यवस्था यहीं पर हो जाएगा आपका, बस 3 से 4 महीने में ये सब व्यवस्था हो जाएगा। तो ये पूरे इंडिया लेवल की सारी एजुकेशन फैसिलिटी हम लोग यहाँ करने वाले हैं। इसी को इनोवेशन कहा गया है। तो मोदी सरकार को इस पर भी बहुत ध्यान है। तो यही 6 पिलर इस साल के मोदी जी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। अब हम इसमें टिक लगवाएंगे, आपको वो टिक लगा लेना है जो कि अगले 3-4 सालों तक आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे सबसे पहले देखिएगा, पहला पॉइंट देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बजट जो इस बार पास हुआ है, सब सेक्टर से सबसे ज़्यादा सेक्टर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिया गया है। पहला जो लाइन है आपका, बजट 2020-21 में 21-22 में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए हैं? तो इसमें लगभग 2,00,000 2.5 लाख करोड़, 2,37,023 करोड़, ये सबसे ज़्यादा, इसी में सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है। यानी कि सरकार जो ये खर्च करना चाह रही है वो सबसे ज़्यादा हेल्थ पर खर्च कर रही है। सरकार हेल्थ पे सरकार खर्च कर रही है, 2 लाख करोड़ की हेल्थ पे सरकार खर्च कर रही है। तो इसी पर खर्च होगा, जो ये कल्याण से संबंधित खर्च करना है सरकार को। तो इस पर टिक लगा लीजिएगा। इस बार 137% इसमें बढ़ोतरी किया गया है। इस बार की बजट में 137%, जो सबसे ज़्यादा इस पर बढ़ोतरी किया गया है।
तो इस बार जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एकदम मान के चलिए कि यहाँ से 2-4 सवाल फिक्स है आना। फिर इसके बाद में है, सरकार ने इस बजट में कोविड-19 वैक्सीन के लिए कितना रुपए आवंटित की है? 35,000 करोड़ रुपया इस वैक्सीन के लिए सरकार बजट पास कर चुकी है। इसीलिए आप लोग का जो वैक्सीन लगा है वो फ्री में लगा है। इसके लिए सरकार पैसा देगी उन वैक्सीन कंपनियों को। अगर ये सरकार अगर बजट नहीं रखती 35,000 करोड़ तो ये आपको खरीदना पड़ता। आप जाते 1,000 रुपया देते और तब जाकर के वैक्सीन लगता आपको। लेकिन इन सब का भार सरकार अपने ऊपर उठा ली। हालांकि शुरुआत में तो मोदी जी तैयार नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाया मोदी जी को, तब जाकर के ये तैयार हुए कि हाँ अब हम मुफ्त में देंगे ये वैक्सीन। तो इस तरह से इस पर भी टिक लगा लीजिएगा कि इस बार वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपया बजट में पास हुआ है वैक्सीन के लिए। फिर इसके बाद में है 6 साल के लिए एक योजना है, शुरुआत किया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। उसके बाद नीचे में देखिएगा एक है, सरकार ने अगले 5 साल के लिए जल जीवन मिशन शहर में जल जीवन मिशन के लिए सरकार योजना ला रही है। उसके लिए सरकार कुछ पैसों का एलोकेशन की है। कितना एलोकेशन किया गया है? 2,87,000 करोड़ रुपए। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जल जीवन शहरी मिशन, अभी जल जीवन ग्रामीण मिशन अभी चल रहा है। अगर आप लोग गांव में देखे होंगे तो आप लोग के घर घर में पाइप पहुंच गया है जल के लिए। आप लोग के पहुंचा होगा, भले पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन पानी भी पहुंच गया है। वाह, तो हमारे भी गांव में पाइप तो पहुंच गया है, नल पहुंच गया है, लेकिन अभी जल नहीं आया है। नहीं, टंकी वंकी सब बन गया है, सब चीज़ बना हुआ है, लेकिन बस पानी का जो फ्लो है वो नहीं आ पा रहा है। तो ये अभी है, लेकिन आ जाएगा, अगली बार वो भी आ जाएगा। तो इसके लिए तो अभी गांव में चल रहा है ये, अब शहरों में चलेगा। इसके लिए सरकार ने एलोकेशन कर दिया है पैसों का। फिर इसके बाद में है स्वच्छ भारत मिशन। अगले 5 साल तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन पर फिर सरकार इतने रुपयों का एलोकेशन किया है स्वच्छ भारत मिशन के लिए।